बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, मौसम भी अच्छा होता चला जा रहा है, लेकिन इस अच्छे मौसम को लोग कैसे एंजॉय करें? एक तो स्मॉग जो कि बढ़ रही है और दूसरा डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो अगर आपने बाहर कहीं जाना होता है तो प्लीज़ आप ये एहतियात ज़रूर करें। बाहर निकलते हुए पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं प्लीज़ उनकी एक्स्ट्रा केयर ज़रूर कीजिए। अपने घरों में भी ख्याल रखें। बाहर जाके तो बस यही है कि जी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ घरों में सफाई जो लोग रख रहे हैं, बाहर जिनका आना जाना है, वो लोग मुतासर होते चले जा रहे हैं। खैर ये जो बहुत ज़्यादा शिद्दत से बुखार डेंगू में चढ़ रहा है, लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज हमने स्पेशल 11:05 पर इस पर बात करनी है। कुछ सिम्टम्स, कुछ एहतियात आपको बताएंगे। किस लेवल का बुखार हो तो आपने डॉक्टर से रिव्यू करना है। ऑल दो हमारे पास खबर आज ये भी है पैरासीटामोल और पैनाडोल नहीं मिल रही, तो फिर बुखार कैसे ख़त्म होगा? ये तमाम चीज़ें हमने आगे चलकर डिस्कस करनी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में जो नेकी है इसको खैर कहा गया है और हसना कहा गया है। यानी खैर वही है जो भलाई के काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं। और हसना जब नेकी को कहा गया तो आप ख़ुद देख लीजिए कि हसना यानी हुस्न है। और ये जितने भी नाम हैं, महासिन, हासिन या हसन या हुसैन या मोहसिन, ये सारे नाम यहीं से ही हैं, हुसन से ही हैं। तो गोया कि जब हसना नेकी को कहा गया तो ये अच्छा ही काम है और ऐसा काम जो इंसान को भला लगता है, इंसान को खुश कर देता है, इंसान की तबीयत, इंसान की अक़ल, इंसान की फ़ितरत के मुताबिक होता है। इंसान जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको सुकून मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, वो उसको नसीब होती है। तो ये क्यों होती है? ये नेकी है। तो माशरे में हमें नेकी का चलन पैदा करना चाहिए। यानी ये चलन कि भलाई हो, दूसरों के साथ अच्छे अंदाज से हमारी गुफ्तगू हो, हम कलाम करें, कोई भले का काम हो तो उसमें आगे बढ़कर हम हिस्सा ले लें, कोई बड़ा हमें आवाज़ दे, बुलाए तो हम उठकर उसके पास जी करके हम चले जाएं। इसी तरह हम माशरे में गरीब को देखें, किसी मुफलिस को देखें तो जिस हद तक भी हमसे हो सके हम उसकी मदद कर दें। किसी को कोई अच्छी बात बतानी हो तो अच्छी बात बताने में हम बुखल न करें। अगर कोई तालिब इल्म है, वो कुछ सीखना और समझना चाहता है और हमारे पास इल्म है तो हम उसको सिखाने में कभी भी बुखल से काम न लें। तो ये भलाई है, ये नेकी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खैर कहा इसको और इसको हसना कहा है। जब माशरे का ये चाल चलन बन जाता है तो माशरे में एक फ्रेशनेस आ जाती है, एक जिसे हम कहते हैं कि एक माशरे में हुस्न आ जाता है, खूबसूरती आ जाती है, माशरे में तरोताज़गी आ जाती है। हर तरफ जो लोग होते हैं, चेहरे होते हैं, वो खुशी और मुसर्रत से मुस्करा रहे होते हैं। ये तभी होता है कि जब हम दूसरों के लिए भलाई का जज्बा रखें, नेकी का जज्बा रखें और आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करें। ये वो सूरत है कि आज अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा माशरा ज़िंदा हो और हम ज़िंदा रहें तो फिर हमें नेकी और भलाई को आम करना चाहिए। यानी मादी दुनिया में इंसान अपने मादी मफादात को देखता ही है और इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान कमाता है, मेहनत करता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर इंसान नेकी और भलाई के रास्ते पर चलता रहे तो इससे माशरे में जो एक हम आहंगी का माहौल बनता है, एक मोहब्बत और प्यार का माहौल बनता है, एक अखुवत का और शफ़क़त का माहौल बनता है, इसमें इंसान की जो ज़िंदगी है वो पुरअमन भी होती है, मुतमईन भी होती है, पुरसुकून भी होती है। ये था आज का पैगाम। आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर की तरफ बढ़ेंगे। इमरान खान पर हमले के खिलाफ एहतजाज, शहरी ख्वार घंटों पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए। पैरासीटामोल और पैनाडोल की कीमतों में इजाफा, हुकूमत ने दवासाज कंपनियों के आगे घुटने टेक दिए। रोडा कूड़े से 50 मेगावाट बिजली बनाएगा, मंसूबे पर $250 मिलियन लागत आएगी। और गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास मंसूबे की मंजूरी।
चलिए जी, खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं कैसर खोकर साहब और अली रामी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा मुख्तलिफ शाहराओं पर एहतजाज किया गया, शहरी परेशान रहे। आज हफ्ते के रोज़ भी, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च को फ़िलहाल जो है वो मुलतवी करने का ऐलान किया गया है, इसके बावजूद एहतजाज आज भी किया जाएगा, गुज़श्ता रोज़ भी किया गया। अच्छा जी, शहरी सड़कों पर ख्वार होते रहे। फिरोजपुर रोड, शिंगाई फ्लाईओवर, बाबू साबू चौक, ठोकर नियाज बेग, चुबुर्जी, हरबंसपुरा में एहतजाज रहा। आज भी ऑलमोस्ट इन्हीं पॉइंट पर एहतजाज का ऐलान किया गया है और लिबर्टी पर भी। अब कारोबारी मराकज़ हैं जहाँ लोगों के कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहाँ पर ही जिन लोगों ने शहर के अंदर दाखिल होना है वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। ट्रैफिक का बुरा हाल है, वीकेंड पे लोग आते जाते भी ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। खोकर साहब, आपसे आगाज़ बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि एहतजाज जो होता है वो हर किसी का जमहूरी हक होता है, लेकिन उसके एहतजाज की आड़ में सड़कों को ब्लॉक करना जो है वो जुर्म है। रोड ब्लॉक करना जुर्म है और ये काबिले दस्तअंदाजी जुर्म है, इसकी FIR दर्ज होती है। फिर गलाव जलाव करना जो है उससे बड़ी बुरी बात है। गलाव जलाव जैसे कि गुरनो, उसके बाद टायर जलाए गए हैं, गुरनो उसके गेट पर हमला किया गया है, गुरनो उसमें दाखिल होने की कोशिश की गई है। ये हमारा, अगर हमारा चैनल दिखा रहा हो तो सिटी फट्टू अखबार की लीड स्टोरी जो है, इसके साथ वो तस्वीर छपी हुई है कि पुलिस वाले भी खामोश तमाशे बने हुए हैं और गुरनो उस पर हमला हो रहा है, आग लगाई जा रही है, टायरों को जलाया जा रहा है। ये गलत बात है, एहतजाज होना चाहिए, क्योंकि पूरी कौम ने, अपोजिशन ने, हुकूमत ने, दोनों ने इस जो वाक़या लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर हमला हुआ है इसको मज़म्मत किया। ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है, लेकिन इसमें किसी की हुकूमत का या किसी एजेंसी का हाथ नहीं है। ये एक इनफरादी फेल है किसी का, कि किसी ने इनफरादी तौर पर हमला किया है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में पूरी कौम को चोक कर देना, पूरी कौम को आप जलील करें, पूरी कौम को सड़कें बंद कर दें, रोड बंद कर दें, ये गलत बात है। मुझे नहीं समझ आ रही। उनका तो इल्ज़ाम है, वो तो इल्ज़ाम ही प्राइम मिनिस्टर पर, इंटीरियर मिनिस्टर पर और अस्करी क़यादत पर लगा रहे हैं कि ये हमला ही उनकी काविशों पे हुआ। इमरान खान ने अपने कल ख़ताब में शौकत खाना में जो किया उन्होंने वाज़ह तौर पर अपना ख़ताब यही था और मुतालबा भी उनका यही था कि जब तक ये 3 लोग मुस्ताफ़ी नहीं होंगे उनके कारकुनान अपना एहतजाज जारी रखेंगे और उसी की बिना पर आज भी एहतजाज होगा। और जो PTI के वर्कर्स हैं, PTI के रहनुमा, वो बाकायदा उन्होंने फहरिस्त शेयर कर दी है कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात, 12 से 13 मुकामात होंगे जहाँ पर एहतजाज जो है वो किया जाएगा। और यकीनन जब एहतजाज होगा तो आम शहरी वो बिल्कुल मुतासर होंगे, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल रुक जाएगी। अगर किसी कारोबारी जगह पर एहतजाज हो रहा है तो वहाँ का कारोबार मुतासर हो जाएगा। पॉइंट पर एहतजाज होता है, वो मेन राउंड अबाउट है और आपका वीकेंड है, हर बंदे की कोशिश होती है कि वीकेंड के दौरान वो अपनी मार्केट्स का रुख करे। ऐसे ही है, उन्होंने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी, जो कि जॉब होल्डर्स हैं, अगर उनको आज सैटरडे या संडे की छुट्टी है तो वो मार्केट का रुख करेंगे, वो मार्केट में जाएंगे। और आगे से अगर ट्रैफिक ब्लॉक है तो वो नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन यहाँ पर मसला ये है और सबसे बड़ी है ना ताजरों को होती है कि ताजरों का कारोबार तबाह हो जाता है। और ताजरों की दुकानों पर जो डेली वेजेस पर काम करते हैं लड़के, हाकर होते हैं या सेलमैन होते हैं, वो बेचारे कहाँ जाए? और दुकानें अगर बंद हो जाएगी तो उनको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, उनको रोजगार उनका तबाह हो जाएगा और इस वजह से लोगों का बहुत सारा मौशी इस्तेसाल होता है। और इस वाले से मैं ये तहरीक इंसाफ के जो सरबराह है चेयरमैन इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कारकुनों को पुरमन रखें और अगर उन्हें चार्ज नहीं करना तो सड़क एक तरफ पर चार्ज करें, एक सड़क पर ट्रैफिक चलती रहे, एक और टायर बिल्कुल ना जलाए, गिराव जलाव बिल्कुल ना करे, किसी को मारे पीटे ना, आग ना लगाए। ऑलरेडी स्मोक है और बाकायदा एक इमरजेंसी लगाई हुई है PDMA की तरफ से वाज़ा नोटिफिकेशन है कि टायर को आग मत जलाएं, किसी भी कूड़े को आग मत जलाएं। तो ये उनके जो SOPs हैं, उनकी जो इमरजेंसी नाफज की गई उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो इस पर PDMA या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की हुकूमत उनकी है, पुलिस उनके मतहत है, तो फिर पुलिस के अहकामात मान कौन रहा है? बिल्कुल सही, उनका सवालिया निशान तो उनका ठीक है कि जो SOPs महकमा दाखिला, खोकर साहब ने कल खबर भी, हालांकि खोकर साहब एक हफ्ते से खबर दे रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो महकमा दाखिला के SOPs है उनको ब्रीच किया जा रहा है, वो SOPs नहीं अपनाए जा रहे, उनको नज़रअंदाज किया गया और नज़रअंदाज करने से ये सानिया जो है वज़ीराबाद सामने आ गया। अगर उन SOPs को फॉलो किया जाता, SOPs में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो खान साहब का कंटेनर है वो बुलेट प्रूफ होना चाहिए और बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ जिस जगह पे खड़े होकर उन्होंने खिताब करना है, अपनी स्पीच करनी है जनरल पब्लिक से, वहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लास होना चाहिए। क्या वो बुलेट प्रूफ ग्लास वहाँ पे था? इस SOPs को किसने ब्रीच किया?
क्या पीटीआई के लोगों ने किया या पुलिस ने किया? अगर पीटीआई के लोगों ने किया, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो इस कंटेनर पर इस तरह की चीज़ जो है वो लगा के भेजते। खैर, अब हुकूमत जो है पीटीआई की है और पीटीआई के लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि एफआईआर का अंदराज किया जाए। अब आ जाते हैं जी कुछ तफ्तीश की जानिब क्या किया जा रहा है। मुलजिम कुछ अर्सा कबल सऊदी अरब से वापस आया था। नवीद की निशानदेही पर असला फराहम करने वाले मुलजिम वकास और फैसल भट्ट गिरफ्तार। फायरिंग की तहकीकात सीटीडी के सपुर्द की गई हैं। मुलजिम नवीद लाहौर मुंतकिल कल किया गया। तहकीकाती टीम ने मुलजिम का मोबाइल फोन फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। लॉन्ग मार्च पर हमले का मुलजिम जो है इसको कल सीटीडी के हवाले कर दिया गया था। लाहौर इसको मुंतकिल किया गया। चूंग में इसको सीटीडी के हवाले कर दिया गया ताकि मजीद तहकीकात की जाए। खोकर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि तहकीकात किस चीज़ की हो रही है जब एक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। असल में वो डेटा इकट्ठा करने असल में बात यह है कि पहली तो एफआईआर होनी चाहिए थी। अभी तक उनके जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है वो नहीं बन सके, जिसकी वजह से वो एफआईआर में रुकावट बने हुए हैं। एफआईआर फौरी तौर पर दर्ज होनी चाहिए, फिर इसकी जीआईटी बननी चाहिए। और महकमा दाखिला ने अभी तक इसकी जीआईटी नहीं बनाई, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनाई, अभी तक इसकी हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी नहीं बनाई। वो सारी लूप है। अगर वकूआ एक हो गया है तो वकूए के बाद के जो पोस्ट एक्शंस है वो नहीं हो रहे अभी तक, वो कुछ नहीं हो रहा। ना एफआईआर दर्ज हुई है, जीआईटी नहीं बनी और इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी। और इस तरह की अगर मैदा कहते हैं इमरान खान साहब हमने लॉन्ग मार्च जारी रखना है तो उसके लिए क्या इकदाम किए गए? कोई रेंजर तलब नहीं की गई, फौज तलब नहीं की गई, मुस्तकबिल के लिए मजीद कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया गया। और महकमा दाखिला सिर्फ अजलासों के तक महदूद है। महकमा दाखिला ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अजलास किए हैं या वार्निंग नोटिस किया है कि सिक्योरिटी लैब्स है। महकमा दाखिला को चाहिए था कि लॉन्ग मार्च को रोक लेता और लॉन्ग मार्च को जो कंटेनर है उसको कम से कम 2 कंपनियां रेंजर की वहां तैनात कर देते हैं सिर्फ कंटेनर की हिफाजत के लिए, ताकि इमरान खान और कंटेनर की हिफाजत जो है यकीनी बनाई जा सकती। लेकिन महकमा दाखिला ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। सिर्फ कैबिनेट कमेटी, पुलिस और महकमा दाखिला तीनों ने अजलास जरूर की है रोजाना की बुनियाद पर और इजलासों में वार्निंग जारी करते रहे, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। खान साहब को जो बताया गया था, तमाम हिदायत जारी की गई थी सिक्योरिटी इदारों की तरफ, उधर भी तो अमल नहीं अली किया गया ना दोनों तरफ से। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई के जो लोग हैं, इंतज़ामिया है, उन्होंने कंटेनर्स को इस तरह से बुलेट प्रूफ नहीं बनाया या उसको बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं वहाँ पे लगाया तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस के पास तो एसओपीज थे। बिल्कुल, पुलिस ने एसओपीज के मुताबिक किसी को चलने देना ना। जब उनके पास एसओपीज थे वो रोक लेते उनको। भी आप पहले अपने जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं इनको पूरा करें, उसके बाद आप रोड पे निकले। तो ब्रीच तो दोनों तरफ से हुआ, जिम्मेदार तो दोनों हैं। अगर अब महकमा दाखिला के जो नोटिफिकेशन है उसमें वाज़ेह अहकामात हैं, गवर्नमेंट के वाज़ेह अहकामात है, लेकिन पुलिस पे यहाँ पे सवालिया निशान पैदा होता है। और जहाँ तक मुलजिम की बात हो रही, मुलजिम का पहला जो बयान आया था 1.5 घंटे बाद, बाकी के 1.5 घंटे बाद, वो कुछ डिफरेंट है। अब ये तफ्तीश कुछ डिफरेंट है। अब ये सीटीडी के हवाले कर दिया गया तो ये मजीद डिफरेंट होगी और ये जैसे जैसे तहकीकात में बहुत कुछ होता है। अब इसके मुख्तलिफ, अब वो कह रहे हैं कि ये नशई भी निकला है। हाँ बिल्कुल। अब सीटीडी के पास गया, पता नहीं क्या क्या निकल आएगा। तो इसमें तफ्तीश के अंदर अब पंजाब में हुकूमत तो पीटीआई की है, फिर सवालिया निशान तो सबसे बड़ा ये है। सबसे बड़ा ये है असल में आपकी हुकूमत जो सिक्योरिटी किसने देनी थी? पंजाब हुकूमत ने। और पंजाब हुकूमत किसकी है? इमरान खान की है। और ये जिम्मेदारी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इमरान खान की बनती है, पंजाब हुकूमत की बनती है। और जो वजीर जो कोऑपरेटिव राजा बिशारत जो रोजाना जो वजीर कोऑपरेटिव राजा बिशारत जो रोजाना मीटिंग करता था लॉ एंड ऑर्डर कमेटी, कैबिनेट कमेटी की, उसका सरबराह जो है वो राजा बिशारत जो है वो पीटीए का मेंबर है और पीटीए का मिनिस्टर है। और इसमें फाक का क्या तल्लुक है? ये तो तहकीकात चलेंगी और इस पे अभी टाइम जैसे जैसे गुजरेगा नई नई चीजें भी सामने आएंगी। कल इस एहतजाज की वजह से मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही। अब जो नुक्ता है वो ये है कि जी अब एहतजाज की समझ कुछ नहीं आ रही कि क्यों किया जा रहा है, किन बुनियादों पे किया जा रहा है। इस एहतजाज से सिर्फ और सिर्फ लोग ही तंग हो रहे हैं। हमने फिलहाल एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर की तरफ आएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर हमारे पास है जी, हुकूमत ने दवासाज कंपनियों के आगे घुटने टेक दिए। पैनाडोल और पैरासिटामोल की कीमतों में इजाफा। पहले ये तो श्योरिटी करा लें कि ये दवाइयाँ मिलेंगी, फिर उसके बाद अगर आप इजाफा भी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ कहीं पे भी चले जाएं, पैनाडोल तो नाम ही मत लें, आगे ही आप जैसे नाम लेंगे ना रखी है, हर दुकानदार हर मेडिकल स्टोर पे कह दिया जाता है कि नहीं है। अली देखिए, अब ये बात तो ठीक है, घुटने टेक दिए। किस टाइम नहीं ठेके घुटने, मुझे ये भी बता दें। अभी कल वो टैक्स लीवी वाली बात आ रही थी, पेट्रोलियम के ऊपर, हाई ऑक्टेन के ऊपर उन्होंने 50% जो है वो बढ़ा दिया।
तो हैरत वाली बात है कि गवर्नमेंट आखिर इन के आगे क्यों इस तरह से मजबूर होकर बैठ गई है, क्यों ब्लैकमेल हो रही है। यही तो खान साहब कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, ये जो बड़ा माफिया बैठा हुआ है। अब उनका मुतालबा भी यही कि आप वो क्यों हमेशा अब रेडी वाले के पास भी चले जाओ ना कि यार ये सेब इतने महंगे क्यों, फल इतने महंगे, कहते हैं डॉलर नहीं इतना महंगा हो गया। हाँ। हर चीज़ को डॉलर से मंसूब किया जा रहा है, एक डॉलर पेट्रोल से हर चीज़ मंसूब करके ये आवाम के ऊपर एक नया बोझ डाल दिया। अब बीमार आदमी के लिए गोलियां मजीद महंगी कर दी। मेरा अपना ISO-40 mg में कैप्सूल खाता हूँ, वो 100 रुपये महंगा हो चुका है। मैं कहती हूँ हो जाए, ये पैनाडोल तो आम सी दवाई थी, हर जगह आपको घर में कभी यहाँ पड़ी होती थी, यहाँ पर, अब इनको भी संभाल के रखना पड़ता है। पैनाडोल और जो पैरासिटामोल है ये तो मुफ्त लोगों को मिलनी चाहिए। Exactly. और अस्पतालों में भी मुफ्त मिलनी चाहिए। ये तो ऐसी दवाई है कि इस पर कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। ये तो एक आम सी दवाई है, इसमें कौन सी लाइफ सेविंग दवाई है या कोई कैंसर की दवाई है या कोई ऐसी कोई दवाई है। दवाई है मुफ्त बाहर भी नहीं मिलती, तो पाकिस्तान में क्यों मिल जाए? मिलनी चाहिए मुफ्त, ये अस्पतालों में हुकूमत को देनी चाहिए पैराडोल। वो सरकारी हॉस्पिटल में मिलती होगी, मेडिकल स्टोर वाला मुफ्त आपको देगा भला? मुझे सिर्फ ये बता दें, ये पैनाडोल क्या कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला है? कोई बाहर से दवाई मंगवानी पड़ती है कि आपको पहले नायाब हुई ये दवाई, फिर आपको घुटने टेकने पड़े, आप इस कदर लाचारगी में आ गए, ऐसा क्या था? देखिए इसके ऊपर जो एक कंपनी ये बना रही है, आखिर उसके पास ही कोई फार्मूला है ना, उसका अल्टरनेटिव उनके पास नहीं होगा। तो जो वो चीज़ उनके पास उनके अपने मेयार की है, वो हो सकता है उसका साइंटिफिकली, उनका मेडिकली वो मटेरियल जो है वो बाहर से आता हो, और बाहर से हमने क्योंकि ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा आयद कर दी है, उसका भी एक इफ़ेक्ट पड़ा था। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नया ओहदा संभाला तो उन्होंने हर चीज़ पर एक दफ़ा ना रोक लिया था उन्होंने, और वो रोकने से ऑटो इंडस्ट्री, मेडिकल, हर चीज़ जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ। तो ये उसी का हम ये अब वो भुगत रहे हैं इस चीज़ को कि हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी। अब इसको कंट्रोल करें ना, कंट्रोल करने के बजाय वो चीज़ें मज़ीद महंगी हो रही हैं। आम आदमी की रसाई उसकी, अब अगर मेडिसन नहीं रही तो फिर आटा, दाल, चीनी, ये तो फिर बड़े दूर की बात रह गई है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पर कोई ना कोई इस तरह के मुज़ाकरात करें उनसे कि वो अद्वियात अगर थोड़ी सी महंगी होती भी हैं, उनकी दस्तयाबी को यकीन। मैं यही कहने वाली थी ना, चले आपने महंगी कर दी, आप दवा साज कंपनी के आगे मजबूर हो गए, सब चीज़ें एक तरफ, क्या श्योरिटी है कि अब आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो ये कोई नहीं कहेगा कि पैनाडोल तो नहीं? उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपका इतना लोगों को बुखार हो रहा है, उसको फौरी तौर पर चाहिए, क्योंकि डेंगू भी चल रहा है। हाँ। तो मौसम तब्दील हो रहा है, तो उसके लिए पैनाडोल बहुत ज़रूरी है। तो ड्रैप को चाहिए कि वो अपनी लोगों को अलर्ट करें। पैनाडोल बहुत ज़रूरी है। तो जो मीडिया है वो जो सरकारी जो अदादोशुमार होते हैं सिर्फ वो पर रिपोर्ट कर रहा है। अगर आप गली मोहल्लों में जाएं तो वहाँ पर डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और लोग बहुत सारे लोग हैं जो जिना अस्पताल, न्यू अस्पताल में दाखिल नहीं है लेकिन उनको डेंगू बुखार है। आप प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों का डाटा अगर लें, प्राइवेट जो लेबॉर्ट्रियाँ हैं उनका डाटा लें, आप गली मोहल्लों के जो मेडिकल स्टोर है उनका डाटा लें, आप गली मोहल्ले के जो डॉक्टर हैं उनका डाटा लें, तो आपको पता चलेगा कि डेंगू बुखार के बहुत सारे मरीज हैं, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। लेकिन हम सिर्फ वो डाटा रिपोर्ट करते हैं जो हुकूमत दे देती है। हुकूमत के पास तो डाटा है ही नहीं है, और हुकूमत डाटा जो है वो भी छुपा रही है, नहीं, हुकूमत के पास डाटा है नहीं है। अब सिर्फ कितने मरीज हैं जो म्यू अस्पताल या जिला अस्पताल या सरसद अस्पताल में जाएंगे। अब गली मोहल्लों में जो बुखार हो रहे हैं लोगों को, जो अपने तौर पर इलाज कर रहे हैं या जो छोटी छोटी लेबॉर्ट्री से जो टेस्ट कराकर इलाज करा रहे हैं, उनका डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास, और उनका मीडिया में भी डाटा नहीं आ रहा, और डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और इस हवाले से मैं यहाँ आपके प्रोग्राम की वसादत से लोगों से, खासतौर पर हमारी घरों में जो खवातीन है उनसे गुजारिश करूंगा कि जो डेंगू की जो गाइडलाइन है महकमा हेल्थ की सफाई सुथराई के हवाले से उस पर अमल करें, और एयर कूलर और AC के करीब पानी ना इकट्ठा होने दे। पूरा जो है वहाँ भी पानी इकट्ठा ना होने दे, इकट्ठा ना होने दे, और फ्रिज के पास जो पानी होता है वो भी इकट्ठा ना होने दे, और पानी को साफ सफाई और सुथराई का ख्याल रखें खासतौर पर। बिल्कुल, और ये चीजें, और वॉशरूम की सफाई का ख्याल रखें। हाँ जी, ये बहुत जरूरी है, इनके SOPs को अपनाना चाहिए। डेंगू, खोखर साहब की बात थी कि डेंगू बहुत हद तक बढ़ चुका है, खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। हुकूमत जो है वो अपने अदाद-ओ-शुमार छुपाती, क्योंकि उनके पास वो भी ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसी और, अभी उनकी तरजीहात फिलहाल कुछ और है, उनके मसले कुछ और है, तो इसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तवज्जो नहीं दी जा रही। और ऑफिसर जो है ना डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो भी अब सुकून से बैठ गए हैं। आप देख लें, क्योंकि उनको ऑर्डर सर्वेलेंस ना होने के बराबर है। आपको DC साहब इस हवाले से कितने विजिट करते नजर आ रहे हैं, कमिश्नर साहब नजर आ रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यही वजह है कि लोग मुतासर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
रह गई बात मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के हवाले से, तो अब ये है कि अगर महंगी हो गई है तो अभी आपको आज ही रिपोर्ट करके दिखा देंगे या एक दो दिनों में कि कहाँ कहाँ पैनाडोल मिल रही है और कहाँ नहीं मिल रही। लेकिन बुखार जितने लोगों को हो रहा है, हर 4 घंटे बाद डॉक्टर यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने पैनाडोल ही लेनी है, अगर नहीं मिलती तो फिर लोग क्या करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खबर हमारे पास है जी, रोडा कूड़े से 50 मेगावाट बिजली बनाएगा, मंसूबे पर $250 मिलियन लागत आएगी। खोकर साहब, कैसा मंसूबा है ये? बिल्कुल ये अच्छा मंसूबा है कि कूड़ा से जो बिजली पैदा करने का, मैं समझता हूँ कि जो सोलर से भी बिजली पैदा करनी चाहिए और हुकूमत को जो सोलर प्लांट लगाने चाहिए, और अपने तौर पर अगर लोग सोलर के लिए बिजली पैदा करते हैं तो हुकूमत को भी सोलर प्लांट लगाने चाहिए, और जो पन बिजली है वो भी पैदा करनी चाहिए, रोडा से भी पैदा करनी चाहिए, और थर्मल बिजली से जांच करानी चाहिए कि वो थर्मल बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी बिजली मिलती है, लोगों को इसकी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो बाहर हो गई है। और मैं समझता हूँ कि अगर कूड़े से बिजली सस्ती पैदा होती है तो ये मनसूबा पूरे सूबे में और पूरे मुल्क में शुरू होना चाहिए, लेकिन अगर ये महंगी बिजली है तो फिर नहीं होना चाहिए। अब हाथ उठाओ के ना दुआ कर लें कि अल्लाह करे ये मनसूबा पूरा हो जाए, क्योंकि आए रोज हमने बहुत सारी खबरें दी हैं कि कूड़े से बिजली, कूड़े से बिजली, कूड़े से बिजली। सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद है। आमादगी का इजहार भी कर आमादगी का इजहार बहुत बड़ी कंपनियों ने किया हुआ है ना, क्या हो गया आपको? वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ पता नहीं कितनी कंपनियों ने मुआहदा किया है, एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ मुआहदे हुए कि आपके जो डंपिंग साइट है वहां पे हम बिजली पैदा करेंगे। कभी कुछ सुना है कोई मुआहदा हुआ है? रुकावट क्या आती है? ये लोग खुद ये हुकूमतें चेंज होती हैं या उनके अपने कुछ मामला सेटल नहीं होते, तो इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ किक बैक्स का रवाज बहुत अरूज पर है। जब तक हमें किसी कंपनी से किक बैक्स ना मिले हम उस कंपनी को ठेका नहीं देते। हालांकि यहाँ पे हमारा अपना ही फायदा है ना, हमारा हम अपने फायदे में भी, कुछ लोग जो है वो अपना फायदा सोचते हैं, वो आवाम का फायदा नहीं सोचते। आप आवाम को एक बात समझ लेनी चाहिए, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, आप ये ना समझे कि ये आपके लिए, आपके लिए प्रोजेक्ट वो मजबूरी होगा, इनके लिए वो प्रोजेक्ट फायदा होता है। बिल्कुल सही कहा। वो आपको देख के नहीं प्रोजेक्ट बनाते, वो प्रोजेक्ट को देख के बनाते हैं कि इससे हमें फायदा कितना होगा। जितना भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसमें कमीशन आपकी सोच है। ये हर कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर सुन रहा है तो उसको पता है कि कमीशन देते, कमीशन के बिना उसको ठेका मिल नहीं सकता, क्योंकि आप पेपरा रूल्स को फॉलो ही नहीं कर पाते। तो खुदारा अल्लाह करे कि ये 50 मेगावाट बिजली बनाई जाए, और लाहौर के जो नेस्को है उसको अगर 50 मेगावाट बिजली मिल जाए तो यकीनन बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल उस 50 मेगावाट से जो वो बनाया जा रहा है ये स्टेशन, उसी को चलाने बड़ी बात है। खैर मंसूबा अच्छा है, कूड़े से बिजली पैदा होनी चाहिए, खोखर साहब की बात ठीक है। जितना हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई इतने पैसे भी नहीं लगेंगे, जितना हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों की तरफ आना होगा। हमें अपनी वेस्ट से एनर्जी बनानी होगी, और इसके लिए बहुत अच्छी प्रपोजल्स आई हमारे पास, बहुत अच्छी प्रपोजल्स आई, लेकिन न जाने क्यों हमने उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। हमारी इतनी बड़ी डंपिंग साइट है, वहाँ पर बिजली बहुत अच्छी खासी बिजली पैदा की जा सकती थी। आपको इतना इन्वेस्ट भी नहीं करना था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आप प्रोजेक्ट मुकम्मल करते, और जो उसके अंदर कोई रेवेन्यू है या टैक्स कलेक्शन है उसके बदले में आप उस कंपनी को दे देते। फिर आपका मुआवजा होता है कि आप कितने अर्से बाद ये प्रोजेक्ट आप गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया जाता है, तो वो ठीक है। लेकिन आपको आखिर पे इन चीज़ों के ऊपर आना पड़ेगा। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाकर आप बिजली पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इस दफ़ा सीज़न में हालात लोगों ने देखे हैं, और आगे अब जिस तरह का आ रहा है, गैस नहीं आनी, आगे जाके बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक आप इन मंसूबों की तरफ पेशरफ्त नहीं करेंगे, इनसे हेल्प नहीं लेंगे, तो लोगों के लिए तो परेशानी ही ऐसे ही रहेगी। मतलब आगाज़ तो करना चाहिए, खोखर में एडिशन आराम से करते रहे, लेकिन इसको शुरू तो करें। जी बिल्कुल होना चाहिए, ये बहुत पहले शुरू हो जाने चाहिए थे। और इस तरह के मंसूबे जो है ये अच्छे मंसूबे हैं कि लोकल लेवल पर बिजली पैदा हो, और बिजली पैदा करने से और फिर आपको बाहर की कंपनियां सपोर्ट भी कर रही हैं ना। ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जैसे लेस्को है, फेस्को है, हेस्को है, कैस्को है, इन तमाम को अपने अपने तौर पर जो है ना ये इस तरह के जो मौके हैं वो तलाश करने चाहिए, और लोकल लेवल पर बिजली पैदा करनी चाहिए, ताकि लोकल लेवल पर मसाइल लोगों के हल हो सके। अब सारा ये मसला हुकूमत पर ही नहीं होना चाहिए कि फाकी
हुकूमती डैम बनाए, बड़े बड़े डैम बनाए, एक डैम बनाने पर 11, 12, 15 अरब डॉलर खर्चा आता है। हुकूमत के पास इतने पैसे भी नहीं है कि डैम बना ले। अगर आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाके बना लें, पार्टनरशिप जो है ये अच्छा मनसूबा है, लेकिन ये जैसा कि अली रामी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि अब इस मनसूबे पर अमल भी होना चाहिए, होना चाहिए। जैसा कि आपने ये पहले ये बताया कि अगर पैनाडोल की कीमत बढ़ी है, पैनाडोल अवेलेबल भी अब होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बढ़ गई कीमत, बाकी चीजों की भी तो इतनी कीमतें हुकूमत ने बढ़ाई है, कौन सा हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल है? अब अगर ये पैनाडोल की कीमत बढ़ गई है तो कोई बात नहीं, हुकूमत कौन सी आवाम के साथ? प्राइम मिनिस्टर आपके दोस्त हैं, गुस्सा कर जाएंगे बिल्कुल। और ये कूड़े से जो बिजली पैदा करने का मसला है, लेकिन वैसे ये जज्बात ना मैं सपोर्ट करूंगी, ये जज्बात हर शहरी के, हर शहरी के, इसमें कोई हर शहरी के ये जज्बात हैं, जिन्होंने पूरा महीना कमाने और एंड पे आके जब तनख्वाह हाथ में आनी है पता ही नहीं चलना कि पैसे कहाँ गए, फिर यही जज्बात होंगे जो खोकर साहब के हैं। खैर कुछ अच्छी बात कर लेते हैं, मौसम तब्दीली की तरफ जा रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है, तो वीकेंड पे मौसम कैसा रहेगा टुडेज वेदर में आप उनको शहरी खूब एंजॉय करेंगे, मौसम अच्छा हो रहा है, तब्दीली की तरफ जा रहा है जी, सो वीकेंड आपका अच्छा गुजरेगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मंजूरी दे दी गई है एक और मंसूबे की, गुलशन निरावी टी जंक्शन अंडरपास मंसूबा है, 4 अरब 95 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सो मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है, लागत भी बता दिया गया कितनी आएगी, काम कब होगा, कब शुरू होगा, इस मंसूबे की अहमियत क्या है? अली देखिए, टेंडर अगर जारी कर दिया तो उसके बाद काम भी शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद मसला ये कि क्या प्रोजेक्ट जो है वो LD की फाइनेंसिंग से होगा, उनके आउटसोर्स से होगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके लिए फाइनेंसिंग करेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंसिंग करेगी तो ये प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, नहीं मुकम्मल होगा, मुकम्मल तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। जब प्रोजेक्ट का एक PC1 बन जाए ना तो समझे उस प्रोजेक्ट ने मुकम्मल होना है। अब उस पर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की फोकस क्या है उनका। अगर तो फौरी तौर पर इनको 100% फंडिंग कर दी जाती है तो फिर LDA फौरी तौर पर प्रोजेक्ट मुकम्मल करवा देगा, और जो आने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो भी मैटर करता है। अगर तो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है तो फिर प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास फंड होते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो अपने पैसे से प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके अपनी सेविंग करते हैं। ये जितनी लागत बताई गई है इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आए रोज आपके मार्केट रेट्स बढ़ते रहते हैं। पहले मसला तो ये है कि महकमा खजाना के पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है, उन्होंने पैसे देने नहीं, तो आप उन्होंने पैसे देने नहीं है। उन्होंने कहा कि PND अपने जो तरक्याती मनसूबे हैं उनमें से कट लगाकर पैसे दे, या फिर LDA अपने मिसाइल से जो ना पैसे इकट्ठे करे और अपने मिसाइल से बनाए। ये एक मसला हुकूमत का आ जाना है और LDA का फंडा बन जाना है महकमा खजाना के साथ। दूसरा ये मसला है कि जो पहले जो फ्लाईओवर इतने बने हुए हैं, जैसे अभी गुलाब देवी फ्लाईओवर बना हुआ था तो वहां पर ट्रैफिक जाम हुई थी, कल मैंने टीवी पर देख रहा था। अब उनको तो पहले मैनेज कर लें, जो पहले जो फ्लाईओवर के मनसूबे बने हुए हैं, शकाफ फ्लाईओवर है या दूसरे फ्लाईओवर है या वो अंदरूनी शहर वाला जो शेरा वाला गेट का वो उनको तो पहले बना लें, उनको तो पहले मुकम्मल कर लें। वहाँ के लिए आपके पास फंड नहीं है, वहाँ से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रही और नए नए मनसूबे आगा दौर पीछा छोड़ शुरू कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं ना होना चाहिए। पहले जो बनाए एक तो उनको मुकम्मल करें, दूसरा ये कि जो फ्लाईओवर है या जो अंडरपास है ये मसले का हल नहीं है। हमारा मसला जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने का मसला है। अब लंदन में कितने फ्लाईओवर बने हुए हैं बता दें मुझे, तो वहां तो ट्रैफिक नहीं है इस तरह होती, लेकिन वहां की ट्रैफिक पुलिस बेहतर है। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस को बेहतर करने की जरूरत है। अब वहां पर सड़कें जो है वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है ना, लोगों में खौफ है कि अगर उन्होंने रॉन्ग पार्किंग की तो वहां पे डर कानून का है। बिल्कुल सिंपल सी बात ये है, वहां पे डर पुलिस का नहीं, कानून का डर है। कानून सजा देता है सर, यहाँ पे कानून नहीं। अब वहाँ लंदन की सड़कें जो है वो लाहौर की सड़कों से छोटी सड़कें हैं, लेकिन वहाँ पर जो ट्रैफिक जाम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो है एक दफ़ा ट्रैफिक रुक जाती है तो ऊपर से आना शुरू कर देते हैं गाड़ी लेकर, उधर से ऊपर से वन वे की खिलाफवर्जी करते आने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक चौक हो जाती है। और एक ट्रैफिक वार्डर खड़ा होता है, उसकी कोई पूछते नहीं, उसको कोई समझ नहीं। खुद खिलाफवर्जी करते हैं। हमारा ये सिग्नल जेल रोड को सिग्नल फ्री कर दिया। अली मैं दिन में किसी भी टाइम चली जाऊँ, मुझे रात 12 बजे के बाद तो एक अलहदा बात है, पूरे दिन में किसी टाइम वहाँ ट्रैफिक से आपको खाली नहीं वो रोड मिलता। आप पीक आवर्स में तो होता है, तो फिर फायदा क्या? फिर देखिए अब वो सड़क जो है, अब सड़क को उसकी तोसी एक्सटेंशन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है और आपका एक बिजनेस हब है वहाँ पे जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है वो बहुत लाजम है उसके लिए, वो लाजम है क्योंकि वो रोड अब
उसकी लाइनें 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें अब कम पड़ चुकी हैं, अब उसको अब बढ़ाना पड़ेगा। देखिए रोड सेफ्टी के ऊपर या रोड ट्रैफिक प्लान के ऊपर आए रोज़ जो स्टडीज़ हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि आपको रोड्स को उनकी तोसी करनी होगी। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इनको नया बनाने, कुशादा करने, अंडरपासेस बनाने के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट इस वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। आपके पास जब तक पार्किंग प्लाजे नहीं होंगे, जब तक आप ये तजावुजात का खात्मा नहीं करेंगे, ये इश्यूज ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर वापस आते हैं शो में। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमने बेशुमार शोज़ किए हैं, आपको बताया है कि सिम्टम्स क्या हैं, एहतियात आपने क्या करनी है, SOPs हम अपने न्यूज़ में भी हर रोज़ आपसे शेयर करते रहते हैं। एहतियात आपको क्या क्या करनी है, किस तरह से अपने घर की सफाई रखनी है, हर चीज़ आपको रोज़ाना की बुनियादों पर पब्लिक सर्विस मैसेज भी आपको जगह जगह मिल रही हैं। लेकिन अभी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना वो ये है कि हर दूसरा बंदा जो कि बहुत तेज़ शदीद किस्म के बुखार में मुब्तला है, डेंगू टेस्ट करा रहा है तो डेंगू नहीं है, कोविड भी नहीं है, लेकिन बुखार बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा है। कुछ सिम्टम्स डेंगू और मलेरिया से मिलते जुलते ही हैं। सेकेंडली जो डेंगू पेशेंट हैं जो कि हस्पतालों का रुख नहीं कर रहे हैं, आसपास जो डॉक्टर्स रिकमेंड कोई भी कर देता है वहाँ जा रहे हैं। हर डॉक्टर अपने तरीके से डेंगू का इलाज कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जी ड्रिप्स कहीं पे लगाई जा रही हैं, कहीं पे इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, कहीं साथ खाने के लिए मेडिसिन सिर्फ दी जा रही हैं। अब जी माहिरीन डेंगू का परफेक्ट इलाज क्या बताते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन ये डेंगू बुखार ले जाता है, पर्सन टू पर्सन हम देख रहे हैं। कुछ लोग तो 1-1.5 हफ्ते में रिकवर हो रहे हैं, कुछ लोग 4-5 दिनों में रिकवर हो रहे हैं, लेकिन वीकनेस इस कदर ज़्यादा होती है कि बाद की एहतियात भी बहुत ज़रूरी होती है। वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन डेंगू की सूरत में आपने इलाज कैसे कराना है वो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसकी तरफ हम आएंगे। प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ हेड हैं जी डेंगू डिपार्टमेंट की, और फातिमा जी नाम मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस टाइम ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। अन्ना आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया। हर दूसरा बंदा डेंगू का शिकार हो रहा है और मैं जिस किसी से पूछती हूँ हर किसी का इलाज भी डिफरेंट हो रहा है, क्यों ऐसा है? पहले है ना मैं आपका थैंक्स करूँगी और कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी सिटी 42 को कि जब भी कोई भी मसला आता है, खास मैं तो मेडिकल पॉइंट की बात, मेडिकल डिजीज़ की कहूँ कि आप सबसे पहले उस पर जो जैसे हम कहते हैं ना अवेयरनेस कैंपेन शुरू करते हैं, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आपने कहा कि हर दूसरा बंदा आजकल फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा है। इधर मैं बता दूं कि हमारा एक एंडेमिक का मतलब होता है कि एक डिजीज़ है जो कि रहती है एक कम्युनिटी में, डिफरेंट शक्लों में आती है लेकिन वो रहती है। अब जो डेंगू है वो हमारे इलाके में एंडेमिक हो गई, लेकिन हमें इस पर एक और चीज़ भी ऐड करनी ज़रूरी है कि इसके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जो एंडेमिक हैं, जो हमेशा से हैं, और डेंगू 2011 से ज़रा ज़्यादा आया हमेशा से। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मलेरिया आपने अभी जिक्र किया था, फिर टाइफॉइड का बुखार, फिर चौथा ये कि जो अभी दुनिया से नहीं गया, अभी भी लोग खांसते हुए आपको नज़र आते हैं, कोविड। पांचवा ये कि जो एक बीमारी जो किसी भी चेंजिंग सीजन में हो सकती है, और ख़ास तौर पे स्मॉग के होते हुए जो आम वायरल फ्लू, बिल्कुल, फिर निमोनिया, और वो जो सारी चीज़ें जो हमेशा से थी डेंगू के अलावा। सो इसके लिए जब भी आपको कोई बुखार हो तो आप मतलब एक मैसेज आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं देना चाहूँगी कि फ़ौरी तौर पे बजाय कि घर बैठ के आप टोटके इस्तेमाल करें या फिर कोई दवाई ऐसी लें जो आपको मज़ीद हालत ख़राब कर सकती है, आप फ़ौरन करीबी तरीन डॉक्टर के पास जाएँ। और अब आजकल चूँकि डेंगू एंडेमिक हुआ हुआ है, एपिडेमिक हुआ हुआ है, ज़्यादा है लोगों में, तो सबसे पहले जो वो टेस्ट आपको एडवाइस करते हैं वो है एक CBC का टेस्ट। ठीक है। इधर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये टेस्ट 90 रुपए में होना चाहिए। प्राइवेट लैब्स भी कर रही हैं, आगा खान से करा लें, नाम शायद मुझे ले लेनी चाहिए, लेकिन महंगी से महंगी तरीन लैब से ले लें या सस्ती से सस्ती तरीन लैब से 90 रुपए में है। और बल्कि अगर कहीं 90 से ज़्यादा आपको 1 रुपया भी देना पड़ रहा है तो आप फ़ौरन रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट को। सो ये 90 रुपए का जो टेस्ट होता है, इसमें 4 चीज़ें चेक करते हैं।
उस पर एक लिखा होता है वाइट डॉक्टर ब्लड साहब आप बड़े पते की बात बता रही हैं, तो प्लीज ये चीज आप नोटिस कर लें कि आपने अपने टेस्ट को खुद कैसे जांचना है, क्योंकि यही आपने मुझसे पूछा है। हर एक के पास वसाइल नहीं होते या टाइम नहीं होता कि डॉक्टर के पास जाए। और इधर एक और भी मैं आपको चीज़ अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी जो हर कोई अपने घर पे बैठे हुए अवेल कर सकता है। तो ये आपका ना एक CBC की रिपोर्ट होगी। CBC की रिपोर्ट पे सबसे पहले लिखा होगा WBC, उसका मतलब है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। जो डेंगू बुखार है उसमें लोगों का ख्याल है कि प्लेटलेट सबसे पहले गिरते हैं, सबसे पहले WBC गिरते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा होगा हीमोग्लोबिन HB यानी कि खून की मिकदार, और फिर लिखा होता है HCT हीमेटोक्रिट, वो होता है कि जो खून की मिकदार है, जो रेड ब्लड सेल्स की मिकदार है, उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। ठीक है। और फिर एक लिखा होता है प्लेटलेट्स। जब डेंगू होता है तो सबसे पहले WBC गिरते हैं, फिर नेक्स्ट प्लेटलेट गिरते हैं, इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हीमोग्लोबिन हीमेटोक्रिट, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वो या तो सडनली बढ़ सकते हैं या सडनली फॉल हो सकते हैं। ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर स्टैटिक रह सकते हैं। स्टैटिक रहें तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपके बुखार के तीसरे से 5वें दिन पे आपका हीमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट बेस लाइन से 20% बढ़ गया, यानी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल 40 था तो एकदम से आपने आज के दिन, तभी हम कहते हैं ना डेली टेस्ट कराएं, 90 रुपए का टेस्ट है, डेली कराएं। फ्री टेस्ट भी हो रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। अगर आपको 5% से ऊपर 20% से, जैसे 40 से 45 आपको एकदम हुआ लगा है विद इन 24 आवर्स, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन है कि डिफरेंट स्टेजेस होती है ना डेंगू की, डिफरेंट टाइप्स होते हैं डेंगू के। एक सिंपल डेंगू फीवर एक होता है और एक डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, एक डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर जो क्रिटिकल डेंगू जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं ना, उसकी एक निशानी ये है कि जो हीमेटोक्रिट है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो चूँकि आपने टेस्टों की बात की तो इसमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, अब लोग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कल मेरा 90 पे गिर गया था, आज 70 पे हो गया प्लेटलेट काउंट, अब मैं क्या करूं? सबसे बड़ी बात ये है कि प्लेटलेट काउंट हमने 0 पे भी, अल्लाह के फजल से 0 पे भी आके वापस आते हुए देखा है, लेकिन पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग के साथ। ठीक है ना। सो सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका जब प्लेटलेट काउंट 50 से नीचे जाना शुरू हो जाए, आप फौरी तौर पे किसी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, मुस्तनिद डॉक्टर के पास। ठीक हो गया। कोशिश करें कि किसी मेडिकल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, छोटे इलाकों में है तो एक हर इलाके का एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास ही जाएं, क्वैक्स के पास ना। अब मुझे ये बता दें कि अब हमने राइट ट्रैक अपने नाजरीन को बताना है, क्योंकि हर दूसरे बंदे को डेंगू हो रहा है। सो डेंगू की सूरत में आपका प्रॉपर इलाज का तरीकेकार क्या है? कोई डॉक्टर ड्रिप लगा रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई सिर्फ खाने के। आपने CBC करा लिया, इसमें आपको ट्रेंड नजर आ गया, WBC गिर रहे हैं, प्लेटलेट गिर रहे हैं, अभी आपके 30 से 2 दिन से ऊपर का बुखार हो गया है, बुखार के सिम्टम्स आप हर दफ़ा बताते हैं, जिस्म में दर्द है, आंखों में दर्द है, कई दफ़ा गले में भी तकलीफ हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है। अब जो रेड साइन जिसकी आप बात कर रही हैं वो है कि अगर आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, आपका बुखार गिरना शुरू हो जाए, लेकिन आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपका बुखार गिर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स के लिए भी एक मैसेज है कि पेशेंट का बुखार उतर रहा है, लेकिन पेशेंट कह रहा है कि मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे जिस्म में कोई ताकत नहीं है, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई है, मेरा सांस ख़राब हो गया है, मेरा पेशाब उतना नहीं आ रहा जितना मैं फ्लूइड ले रहा हूँ, या मेरी उल्टियाँ वर्स हो रही हैं। इनमें से कोई साइन है तो अब नाउ यू आर, मतलब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस पेशेंट को हम दाखिल करें। ठीक है। और ये एक हमारा है, मैं डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हूँ। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, क्योंकि आपने डॉक्टर्स का बार बार जिक्र किया है कि उनको सही इलाज नहीं आ रहा। तो नंबर 1 हम DIAG वाले और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस पे सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बार बार कोर्सेज करा रही हैं। अभी पिछले महीने हमारा फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने अरेंज किया, इसमें हर किस्म के लोगों के लिए, GPs के लिए भी था, स्टूडेंट्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सारों के लिए था। सही। तो ये अवेलेबल हैं और आप जब भी कहेंगे हम हाजिर हैं। DIAG की सारी टीम ये रिपीटेड ये कर रही है और इसकी गाइडलाइंस आपको DIAG की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो किसी डॉक्टर को कहीं कंफ्यूजन हो, आपको वो अवेलेबल है, हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं,
हमें कांटेक्ट वो कर सकते हैं। सो ये इसमें ये है कि फिर जब जैसे उसको हम कहते हैं क्रिटिकल फेज़, अल्लाह का करम है कि क्रिटिकल फेज़ सिर्फ मैक्सिमम 48 आवर्स तक होती है, जिसमें आपको मैं पहले भी शायद पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि जब वायरस सेल्स पे अटैक करता है ना, तो सेल्स में से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। ठीक। अब जो हमारे जिस्म के ब्लड वेसल्स हैं ना, उन पे आप समझे उनकी एक दीवार बनी हुई है। दीवार ईंटों से बनती है ना, ईंटें आपस में सीमेंटेड होती हैं। ठीक। उस सीमेंट को वो तोड़ते हैं केमिकल्स, ठीक। और वो उनमें गैप बन जाते हैं। अच्छा। अब जब ये आपस में सेल्स में गैप बनेगा, तो जो ये सपोज सेल के वो ब्लड वेसल के अंदर वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा है, तो अंदर से फ्लूइड बाहर जाएगा। उसकी वजह से जो हेमाटोक्रेट हीमोग्लोबिन वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत ख़तरनाक साइन होता है। और वो लीक करके कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा, पेट फूलेगा, पेट में दर्द होगी। जो हमारा जिगर में जो पित्ता होता है उसके गिर्द पहले एडीमा होता है, फिर जिगर फूलता है, फिर पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, फिर ये जो लंग्स होते हैं ना, खासतौर पे राइट साइड पे, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। इसको हम थर्ड स्पेसिंग कहते हैं। नॉर्मली इसमें नहीं होता है, लेकिन ये ड्यूरेशन, इसको हम क्रिटिकल फेज ऑफ डेंगू कहते हैं, और ये होती है पूरे मैक्सिमम 48 आवर्स। अल्लाह ने जैसे स्विच ऑफ किया होता है, अब ये 48 आवर्स आपके पास है। ये एक रिक्वेस्ट है सारे डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी कि जैसे ये साइन आप अपने CBC पे पकड़ते हैं, तो ये हमने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया कि आम लोगों को भी इसकी फहम होनी चाहिए, बड़ा कॉमन डिजीज़ है। और अब ये है कि जब ये हो जाए तो आपने फ़ौरन रिपोर्ट करना, और फिर हम वहाँ हमारे बाकायदा चार्ट्स हैं जो हर अस्पताल में होते हैं, मॉनिटर एवरी आवर, यानी कि हर घंटे हम देखते हैं कितना फ्लूइड जा रहा है, कितना फ्लूइड निकल रहा है पेशाब के रास्ते, उल्टी के रास्ते, पखाने के रास्ते, और फिर जितना फ्लूइड जा रहा है उसका हमारा एक कोटा होता है। एक एडल्ट के लिए जैसे हमने एक फिक्स्ड कोटा होता है कि 4600 cc देना है, वो 48 आवर्स में देना है और अपने हिसाब से देना है, वो डॉक्टर को ही पता है। और उसमें डिफरेंट फ्लूइड्स भी होते हैं, जैसे आम सेलाइन भी होता है, ख़ास फ्लूइड डेक्स्ट्रॉन होता है जो सिर्फ अस्पतालों में अवेलेबल है, वो ख़ास कंडीशन होती है। तो ये कुछ मैनेजमेंट के रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर डॉक्टर को पता भी होने चाहिए, और ये DIAC की उस पर भी अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। और इधर मैं एक बताना चाहूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल जो वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना के, जब वो KE में थे तो उन्होंने टेली मेडिसिन सेंटर का, आपको पता है, इस्टेब्लिश बहुत आला किया था, और कोविड में उसका बड़ा रोल था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस तरह की टेली डेंगू सर्विस इधर अवेलेबल करें। तो आपके प्रोग्राम की वसातत से मैंने आपके साथ नंबर भी शेयर किए। वो नंबर भी चल रहा है, हेल्पलाइन नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। डेंगू अगर आपको लग रहा है सिम्टम्स ये हैं, आप अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं इस नंबर पर। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर 1। नंबर 2 ये जो है 24/7 है, तो इस पे आप कॉल करेंगे, यहाँ स्काइप करेंगे, यहाँ वीडियो चैट करना चाहते हैं, वीडियो व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हैं, आपके पास सर्विस अवेलेबल है। कम से कम हम आपको ये बता सकते हैं कि ये जो स्टेज है, ये वो क्रिटिकल फेज़ खुदा न खास्ता शुरू हो गई है, और फिर इसमें आप रिपोर्ट करें। आम डेंगू बुखार जो है वो नुकसानदेह नहीं है, उसका आप किसी भी देखिए डेंगू जो है ना कई किस्म का है। एक है एसिम्प्टोमेटिक डेंगू, यानी कि वो डेंगू जो हुआ आपको, मुझे हुआ, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। हाँ। ऐसा भी होता है। और आपको पता है वो 85 to 90% दुनिया में डेंगू जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। एक होता है जिसमें सिंपल डेंगू फीवर कहते हैं, उसमें ये है कि हुआ बुखार, टच किया और वापस आ गया, जिससे हमें नकाहत, दर्द वगैरह तो बहुत हुई, लेकिन ये है कि वो ये जो क्रिटिकल मैंने फेज़ आपको बताई है ना, उसमें एंटर नहीं किया। हाँ, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन वो लीकी फेज़ नहीं होती। ब्लीडिंग का मतलब है कि नाक के रास्ते, गम्स के रास्ते, कभी कोई जैसे कोई बवासीर है तो बवासीर के रास्ते खून, जो फीमेल्स हैं उनको वैसे मेंस्ट्रुअल लॉस ज़्यादा हो जाता है, या कहीं से हो, लेकिन वो इतना होता है कि ना तो ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ता है, ना उसकी हीमोग्लोबिन के। ठीक है। एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, यहाँ जिसको हम डेंगू लीकी, ये जो मैंने बताया ना, लीकी फेज ऑफ डेंगू फीवर, जिसके अंदर पेशेंट को मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर चौथी स्टेज होगी, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है बताना कि आपने टेस्टों की बात की थी, एक होता है NS1 टेस्ट और एक होता है डेंगू एंटीबॉडीज़, जिसको हम डेंगू IgM और डेंगू IgG CBC के अलावा। NS1 का जो टेस्ट है वो पहले 3 से 5 रोज़ आता है। ठीक। उसके बाद अगर आप पेशेंट आता है हफ्ते के अंदर, सपोज़ आया है, उसके बिल्कुल ही सिम्टम्स हैं, अगर आप NS1 कराएंगे आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं, अपना भी हुकूमत का भी। अगर फ्री करा रहे हैं
किसी गवर्नमेंट अस्पताल से तो हुकूमत का पैसा ज़ाया हो रहा है, आप करा रहे हैं। वैसे इसकी ना रेट्स कम हुए हैं, तकरीबन ये 2500 के करीब का था टेस्ट प्राइवेट लैब्स में, उस मेरे ख्याल में ऑर्डर्स हुए हैं कि 1500 तक कर दें और कुछ लैब्स ने इसको वो किया, लेकिन फिर भी पैसे आपके ज़ाया हो रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो एंटीबॉडीज़ हैं उसमें दो किस्म की होती हैं, एक IgM होती है, एक IgG होती है। IgM आपकी एक्यूट इन्फेक्शन, यानी कि आज इन्फेक्शन हुई तो ये बनना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसका जो टाइम थोड़ा सा लगाती हैं, यानी कि तकरीबन हफ्ता 10 दिन लगता है इनका लेवल ब्लड में आने का, और ये 6 हफ्ते तक बॉडी में रहता है। एक होती है IgM, यानी कि आपको कभी भी एक ख़ास किस्म के डेंगू वायरस से इन्फेक्शन हुई है तो आपकी एंटीबॉडीज़ बनी और वो आपकी बॉडी में रहेंगी, वो हमेशा रहेंगी, तो वो एक क्रॉनिक इन्फेक्शन इंडिकेट करते हैं। अब NS1 पॉजिटिव आ गया डेंगू, IgM पॉजिटिव आ गया डेंगू, लेकिन अब एक बीच में छोटा सा इसको विंडो पीरियड कहते हैं, यानी कि 3 से 5 दिन और 7 से 10 दिन के दरमियान वाले जो 2-3 दिन हैं उसमें ना NS1 पॉजिटिव आएगा ना IgM पॉजिटिव आएगा। अब क्या करना है? अब हमने सिम्टम्स को देखना है, जो आपने पहले जिक्र किया कि हम पहले भी बताते रहे हैं, जो और दूसरा ये कि जो अपनी CBC की रिपोर्ट है उसको फॉलो। इसके लिए जी क्लोज मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, और पेशेंट का इसलिए कहते हैं हॉस्पिटल होना बहुत। अच्छा, उसमें जरूरी नहीं कि आप अस्पताल जाएं, आपकी वो आप कह रहे थे ना मरीज खुद कैसे करे, आप पहले डेंगू पे पूछें, आप किसी लोकल अस्पताल जाना तब ज़रूरी है जब ये रेड साइंस हो जाएं, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है आप जाएं अस्पताल। हर अस्पताल में हम डेंगू डिएक जो ग्रुप है ना, हम जा के इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम की चेयरमैनशिप में ये ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, और हम जा के अस्पतालों की हमने क्राइटेरिया SOPs ले डाउन किए हुए हैं कि एक डेंगू काउंटर होना चाहिए। डेंगू काउंटर में जब मरीज़ जाता है तो साथ ही उसका एक CBC की ना एक मशीन लगी हुई है जो विद इन मिनट्स 30 मिनट्स के अंदर आपको CBC की रिपोर्ट देगी। अब उस रिपोर्ट के साथ मरीज़ पहले काउंटर पे जाता है जहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है, वो डॉक्टर देखेगा, सारे उसके ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करेगा और कहेगा कि ये पेशेंट सेफ़ है, इसको घर जाना चाहिए, या ये पेशेंट वो है जिसको एडमिट करना चाहिए। सही, ठीक है। सो ये एक पैटर्न है। और फिर अब ये डेंगू HDUs हैं, उनके बाकायदा हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि इसके मुताबिक ये डेंगू HDU बना होना चाहिए कि उसमें ये नेट्स लगे होने चाहिए, ये मॉनिटरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, इतनी नर्सेज होनी चाहिए। जिस तरह आप कोशिशें कर रहे हैं, अगर इस तरह ही सभी हम देखें कि मिलजुल कर काविशें करें तो काफ़ी हद तक हम ये डेंगू पर काबू भी पा लेंगे। और अवेयरनेस के लिए हम यहाँ पे तो शो कर ही रहे हैं, और मकसद सिर्फ और सिर्फ आज के शो का ये था कि हम आपको बता सकें कि आपने डेंगू की सूरत में एहतियात क्या करनी है और तरीका इलाज क्या होगा। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? एहतियात एहतियात एहतियात, ठीक है। और दूसरी ये कि ना अपनी जो गलतियाँ उनको दूसरों पे ना थ्रो करें। मैं बहुत लोग देखती हूँ कि कहते हैं कि हुकूमत ने ये नहीं किया, क्या आपने अपना ख्याल किया? हाँ। हम में से कितने लोग मॉस्किटो रिपेलेंट लगा रहे हैं, बिल्कुल। कितने लोग अपने घर में कमरों में स्प्रेस कर रहे हैं, कितने लोग कोशिश कर रहे हैं कि पानी इकट्ठा ना हो, वही बेसिक बातें। कितने लोग फुल आस्तीनों के कपड़े पहन रहे हैं, और कितने लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुबह और शाम को बाहर जाने से अवॉइड करें, और अगर जाएं तो ये चीज़ें लगा के जाएं। सो एहतियात, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल, तो ये प्रिवेंशन ही है जो कि आपको हर चीज़ से बचा सकती है, ना सिर्फ डेंगू बल्कि हर बीमारी से आपको प्रिवेंशन ही बचा सकती है। जान है तो जहान है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है जी। शहर के आज किन 3 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा, आप वहां पर जाने से गुरेज करें। आपको बताने का मकसद, अपडेट रखने का मकसद यही है जी। 3 मकामात हैं आज जहां पर शहर पे एहतजाज किया जाएगा। शाहदरा चौक, शंघाई पुल, फिरोजपुर रोड और फैसल चौक पर भी मुजाहिरीन इस वक्त भी धरना दे रहे हैं, और आज ये पूरा दिन जो है एहतजाज जारी रहेगा। CTO की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि इन रोड पर जाने से गुरेज करें, ऑल्टरनेट रूट अगर इस्तेमाल कर लेंगे। एम्बुलेंसेज, इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर रखा जाएगा। शहरी रास्ता FM और रास्ता ऐप के जरिए भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज हमने आपको बता दिया है कि ये 3 रोड है जहां पर इस वक्त भी एहतजाज चल रहा है, आज पूरा दिन चलेगा। सो आप अगर इस रोड से आपका जाना होता है या होना है तो आप ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करेंगे तो परेशानी से आप बच जाएंगे। सो हम चलते हैं जी। बिलाल साबिर हमारे साथ मौजूद है। हमारे आज के वक्त हमारे पास कम है। थैंक यू सो मच बिलाल, आपके वक्त का शुक्रिया। सो जाते जाते आप हमें क्या सुनाना चाहिए? मैं एक नुसरत फतेह अली खान साहब का बड़ा ही मशहूर सॉन्ग है, अखियाँ उड़ीकदी हैं। जी जरूर।